पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री में एड और लोरेन वॉरन को ही सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स माना जाता है। उन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने साथ मिलकर तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया था, जिन पर फिर कई सारी बुक्स लिखी गई और बहुत सी मूवीज भी बनाई गई। तो आज अभी इसी वक्त हम देखेंगे एड और लोरेन वॉरन के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पर डिस्टर्बिंग केसेस। 1975, एमिटीविल न्यूयॉर्क। जॉर्ज और कैथलीन लट्स एमिटीविल न्यूयॉर्क में घर खरीदना चाहते थे। जब उनके सामने एक ऐसे घर की डील आई जिसकी कीमत काफी कम थी तो वो उस डील को मना नहीं कर सके। सिर्फ $18,000 में इतना बड़ा और आलीशान घर मिलना तो मुमकिन नहीं था, पर इसकी वजह उनको बहुत जल्दी पता चल गई थी। तकरीबन एक साल पहले उसी घर में रहने वाले 23 साल के रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने 13 नवंबर रात 3:15 पे बहुत ही सिस्टमैटिकली घर के हर बेडरूम में जाकर अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। रोनाल्ड ने उन सबको एक 35 कैलिबर राइफल से मौत दी थी जब वो अपने अपने बेडरूम में बड़े आराम से सो रहे थे। रोनाल्ड की फैमिली में उसके माँ बाप, दो भाई और दो बहनें थीं जो कि अब मर चुके थे। उन सब के कत्ल करने के बाद रोनाल्ड का यह कहना था कि उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी थीं जिन्होंने उससे ये सब करने को उकसाया था। और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए रोनाल्ड के वकील ने कोर्ट में ये प्ली लगाई थी कि उसका दिमागी तवाजुन बिगड़े होने की वजह से उसकी सजा में कमी की जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नवंबर 1975 में कोर्ट ने रोनाल्ड को 6 लाइफ सेंटेंसेस यानी 6 उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब इसके तकरीबन 6 महीने बाद जॉर्ज और कैथलीन लट्स अपने 3 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होते हैं जहां ये सब खून खराबा हुआ था। वैसे तो लट्स फैमिली इतनी रिलीजियस नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी वहां के लोकल प्रीस्ट को बुलाया था जस्ट टू ब्लेस द हाउस। चर्च के प्रीस्ट अभी उस घर में आकर अपना सामान ऊपर वाले फ्लोर पर ले जा रहे थे, पर जैसे ही वहां होली वाटर छिड़का गया तो एक बहुत खतरनाक आवाज सुनाई दी जिसने साफ साफ कहा था कि गेट आउट। वैसे तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में फादर ने लट्स फैमिली को कुछ भी नहीं बताया था, पर इतना जरूर कहा था कि सेकंड फ्लोर वाला कमरा कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उनको वहां किसी भयानक एंटिटी की प्रेजेंस फील हुई थी। लेकिन शायद लट्स फैमिली ने फादर की इस बात को जरा हल्के में ले लिया था और शायद इसलिए ही शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद लट्स फैमिली को उस घर में कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज महसूस होने लगी थी। कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, दरवाजे खुद खुलते और बंद होते थे, ऊपर के फ्लोर से किसी के चलने और दौड़ने की आवाजें आती थी। जॉर्ज का यह भी कहना था कि वो घर हद से ज्यादा ठंडा रहता था चाहे वो हीटिंग कितनी भी बढ़ा लेते थे। उसकी 5 साल की बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करती थी जिसका नाम वो जोड़ी बताती थी। दीवारों में से और दरवाजों के की होल्स में से अजीब सा चिपचिपा ग्रीन स्लाइम जैसा लिक्विड बहने लगा था। दरवाजे और खिड़कियों का खुद ही बुरी तरह डैमेज हो जाना भी एक खतरनाक साइन था। एक दिन तो जॉर्ज ने अपनी वाइफ कैथी को एक बहुत बदसूरत बूढ़ी विच में ट्रांसफॉर्म होते देखा था। कई बार घर के बाहर बर्फ पर किसी जानवर के फुटप्रिंट्स उनके ही घर के दरवाजे तक आते हुए बने दिखते थे। इसके साथ ही अब जॉर्ज हर रात 3:15 पर खुद ही जाग जाता था। ठीक उसी वक्त डेफियो फैमिली का मर्डर भी हुआ था। फिर एक रात जॉर्ज को अपने बच्चों के बेड के जोर से टकराने की आवाज आई, जैसे कि कोई जैसे कि किसी ने उनका बेड उठा के पटका हो। पर जॉर्ज उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेस्ट पर कोई चढ़ा बैठा है। ठीक उसी रात थोड़ी देर बाद उसने अपनी वाइफ को अपने बेड से थोड़ा ऊपर हवा में लेविटेट होते हुए यानी हवा में तैरते हुए देखा। अगली सुबह उनको उस घर में शिफ्ट हुए 28 दिन हो चुके थे और उनके सब्र का बांध भी टूट चुका था। ठीक उसी दिन लट्स फैमिली अपना सामान पैक करके उस हॉन्टेड घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कुछ दोस्तों के घर चले गए।
और यही वो वक्त था जब एड और लोरेन वॉरन को इस केस के लिए बुलाया गया। एमिटीविल के उस हॉन्टेड घर में आने के थोड़ी देर बाद ही एड और लॉरेन ने कुछ और साइकिस्ट के साथ वहां एक सीएन सेशन किया, जिसमें उन्होंने वहां रहने वाली स्पिरिट से कम्युनिकेट किया और वो डिटेल्स काफी खौफनाक बताई। उनके हिसाब से वो घर बुरी तरह बहुत भयानक डीमंस से पजेस था। उनकी साइकिक टीम ने कुछ टाइम लैप्स फोटोग्राफ्स ऊपर की फ्लोर्स पर क्लिक किए थे। उन उन फोटोग्राफ्स में कोई ऐसा एविडेंस कैप्चर तो नहीं हुआ, सिवाय एक के। उस फोटो में एक छोटा बच्चा ऊपर वाले फ्लोर के दरवाजे से झांकता कैमरे में कैप्चर हुआ था, जिसकी आंखें चमक रही थी। अंदाजे से यह कहा गया था कि वो बच्चा डेफियो फैमिली के सबसे छोटे भाई जॉन की स्पिरिट होगी, जो कि अपने रूम से झांकती हुई कैमरे में कैप्चर हो गई। लट्स फैमिली के एमिटीविल से जाने के 2 साल बाद उन्होंने अपनी स्टोरी ऑथर जे एंसन को सुनाई। जे एंसन ने फिर उस पूरी स्टोरी पर एक बुक पब्लिश करी, जिसका नाम था एमिटीविल हॉरर। ये किताब उस वक्त की बिगेस्ट सेलर रही, जिसकी तकरीबन 6 मिलियन कॉपीज बिकी थी। एमिटीविल की ओरिजिनल कहानी की पॉपुलैरिटी तब और ज्यादा बढ़ गई जब 1979 में एमिटीविल हॉरर के नाम से इस पर मूवी बनकर थिएटर्स में रिलीज हुई, और फिर इसके बाद आज तक 12 किताबें और 28 मूवीज इस स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई जा चुकी हैं। एनाबेल 1970। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। उसको उसके 20th बर्थडे पे उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की थी, जो कि डोना को बहुत पसंद आई थी। डोना उस डॉल को अपने घर ले गई और अपनी फ्रेंड एंजी को दिखाया। डोना ने उस डॉल की परमानेंट जगह काउच के ऊपर बना दी थी, जहां वो उसको हमेशा रखती थी। पर डोना और एंजी दोनों ने ये नोटिस किया कि हम इस डॉल को छोड़ते तो इस काउच पर है, पर बाद में ये दूसरे कमरे में मिलती है। जब वो बाहर से आती थी तो वो डॉल उनको दूसरे कमरे में तो मिलती ही थी, पर कमरे का दरवाजा भी बंद होता था। इस सब के चलते अब डोना और एंजी को पूरे घर में कहीं भी छोटे पेपर्स पर हैंड रिटन नोट्स मिलने लगे थे, जो कि किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में होते थे। और वो जिस तरह के पेपर पर होते थे वो डोना के घर में था ही नहीं। एक बार ऐसे ही जब डोना बाहर से घर लौटी तो देखा कि डॉल अपनी जगह पर नहीं है। इस बार जब वो मिली तो उसके हाथों पर एक गहरे लाल रंग का कोई चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ था, जैसे कि ब्लड हो। लेकिन बस थोड़ी देर बाद ही वो ब्लड उसके हाथों से बिल्कुल गायब हो चुका था। ये सब जानकर एनजी के बॉयफ्रेंड लोग ने कहा कि ये डॉल इविल है और इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। उस रात जब लो अपने बेड पर सो रहा था तो उसको ऐसी आवाजें आई जैसे कि उस कमरे में कोई चल रहा हो। फिर उसने देखा कि वो ही डॉल उसके बेड पर क्रॉल कर रही है और एक पल में ही लोगों के चेस्ट पर चढ़ गई। उसके ऊपर आकर डॉल ने उसका गला दबाना चाहा और लोहू बेहोश हो गया। सुबह उठकर लोहू ने अपने आप को समझाया कि शायद ये एक ख्वाब था। ये सब सुनकर डोना और एंजी तो बस बिल्कुल पागल ही हो गई थी। इसी वजह से उन दोनों ने एक साइकिक मीडियम से कंसल्ट किया, जिसने कि फिर एक सीएन सेशन करके ये बताया कि ये डॉल एक 7 साल की बच्ची की स्पिरिट से पजेस्ड है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। पता करने पर यह मालूम हुआ कि इसी नाम की बच्ची की लाश इसी प्रॉपर्टी पर मिली थी जब ये अपार्टमेंट्स भी नहीं बना थे। साइकिक मीडियम ने उन दोनों को यह भी बताया कि ये एनाबेल डॉल चाहती है कि उसके साथ कोई खेले और उसको प्यार करे। उस साइकिक मीडियम के हिसाब से उस डॉल के अंदर मौजूद एनाबेल की स्पिरिट ने उससे डॉल में रहने की परमिशन मांगी थी, ताकि वो उन दोनों नर्सेस एंजी और डोना के साथ रह सके। ये सब सुनकर डोना और एंजी को एनाबेल डॉल के लिए बहुत बुरा फील हुआ और वो दोनों उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई। पर यह छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तरह सामने आने वाला था। उस साइकिक मीडियम के घर से चले जाने के बाद उन दोनों ने ये पूरी कहानी एनजी के बॉयफ्रेंड लो को सुनाई, जिसके साथ वो केस हो चुका था गला दबाने वाला। लो ने फिर से वही कहा कि इस मनहूस गुड़िया से जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लो, वरना ये तुम्हें बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उन दोनों ने लो की बात पर ध्यान ना देते हुए उस डॉल को अपने साथ रखने का ही फैसला किया।
इसके बाद उनके घर में एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ती चली गई। रात को अजीब चिल्लाने की आवाजें आना, एनाबेल का एक कमरे से दूसरे कमरे में मिलने के अलावा अब वो हैंड रिटन नोट्स में हेल्प मी के बजाय हेल्प लो लिखा मिलने लगा था। लो की शामत आ गई थी। ऐसे ही एक बार लो डोना और एंजी को एक ट्रिप पर जाने के लिए सामान पैक करवा रहा था कि तभी उसको एनाबेल जमीन पर पड़ी दिखी। और वो जैसे ही उसको उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने अपने चेस्ट में शदीद दर्द महसूस किया। जब उसने देखा तो उसकी शर्ट में से खून बाहर आ रहा था। शर्ट उतार के देखा तो उसके चेस्ट पर काफी लंबे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले 2 दिन बाद उन स्क्रैचेस का नामो निशान भी लोगों के सीने पर नहीं था। अब ये सब होने के बाद फाइनली डोना और एंजी ने चर्च को कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया। फिर चर्च ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। उस वक्त चर्च एड और लॉरेन वॉरेन को ही एक डिमोनोलॉजिस्ट की तरह जानते थे। उन दोनों ने वहां आकर डोना और एंजी से पूछताछ की और उनको ये बहुत क्लियरली बताया कि एनाबेल डॉल किसी छोटी लड़की की स्पिरिट से पजेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक इविल डीमन से पजेस्ड है। और जब तक ये डॉल यहाँ रहेगी तब तक ये बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाएगी, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। इसके बाद एड और लोरेन ने एनाबेल को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हुए उसको अपनी कार की बैक सीट पर बिठा दिया। उनकी कार ने रास्ते में बहुत अजीब बिहेव किया। कभी कार खुद ही एक तरफ को जाने लगती थी तो कभी ब्रेक्स काम करना बंद कर देते थे। एड ने फिर एनाबेल पर पलट के जब होली वाटर डाला तो फिर उसके बाद कार ठीक से चलने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फिर घर पहुंचने के बाद भी एनाबेल की एक्टिविटीज कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गई थी। एक बार एड ने एनाबेल को अपने डेस्क से हवा में उड़ते हुए लेविटेट करते हुए देखा। एक बार एक प्रीस्ट ने जब एनाबेल को एड के यहाँ देखा तो उसने उसका खूब मजाक बनाते हुए कहा कि ये छोटी सी डॉल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर वापस घर जाते में उस प्रीस्ट की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। जी हाँ, मर गया। जब ऐसा उस हर शख्स के साथ हुआ जिसने भी एनाबेल का मजाक बनाया तो एड और लोरेन वॉरेन ने उसको एक ग्लास के केस में लॉक कर दिया था। और आज भी वो एक ग्लास केस में वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। उस ग्लास केस पर अब भी लिखा है कि वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। अब बहुत लोग एनाबेल को वहां उस म्यूजियम में देखने जाते हैं और बहुत रेस्पेक्ट से पेश आते हैं। घोस्ट हंटर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और साइकिक्स ने अब भी एनाबेल में से एक नेगेटिव एनर्जी फील की है, जो कि आपके लिए सही नहीं हो सकती अगर आप एनाबेल से पंगा लेते हैं। कॉन्ज्यूरिंग 2013 में जब कॉन्जरिंग मूवी रिलीज हुई थी तो उसके बहुत ज्यादा डरावने होने की वजह से पब्लिक ने उसे खासा पसंद किया था। और दूसरी बात यह भी थी कि उसकी स्टोरी को एक रियल स्टोरी बताया जाता है। यानी 1971 में पैरन फैमिली रोड आइलैंड के फार्म हाउस में शिफ्ट हुई थी और शिफ्ट होने के फौरन बाद ही से उस घर में कुछ अजीब एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। कैरोलाइन रॉजर और उनकी 5 बेटियों को वहां कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। शुरू में तो उन्होंने उन हैपनिंग्स को अवॉइड किया और फिर ये चीजें बढ़ती चली गई। जैसे कि कैरोलाइन अपनी झाड़ू जहां रखती थी वो फिर उनको किसी और जगह मिलती थी। इसके साथ ही घर में किसी के चलने और भागने की आवाजें आने लगी थी। एक बार तो कैरोलाइन ने किचन के फ्लोर पर किसी के मिट्टी में डूबे हुए पैरों के निशान देखे, जबकि उसने किचन का फ्लोर बस कुछ ही देर पहले धोया था। स्पिरिट्स दिखनी शुरू हो गई जो कि काफी गुस्से में देखती थी। ये देखकर सब बच्चे डर जाते थे। 8 साल की सिडनी पैरन को उसके बेडरूम में कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई थी जो कि कहती थी कि दीवारों के अंदर 7 सोल्जर्स की लाशें हैं। एक दिन कैरोलाइन ने किचन में एक आदमी को देखा जो कि दीवार की तरफ झुका हुआ खड़ा था, जो कि काफी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुआ था, शायद इसलिए कि वो घर 1736 में बना था।
अब ये एक आम बात थी कि कुछ स्पिरिट्स अब पैरन फैमिली को अपने घर की डाइनिंग टेबल के अराउंड कुर्सियों पर बैठे दिखते थे, जो कि आपस में बात करते हुए पैरन फैमिली के मेंबर्स की तरफ इशारा करते हुए गायब हो जाते थे। इट वाज स्केरी। कैरोलाइन ने जब इस घर के बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि ये घर कई जनरेशन से आर्नोल्ड फैमिली के पास था, और जिस आदमी को उसने किचन में देखा था वो मोस्ट प्रोबेबली जॉन आर्नल्ड था। कैरोलाइन को ये भी पता चला कि उस घर में 8 डेथ्स हुई थी, जो कि काफी खतरनाक तरीके से हुई थी, और उनमें से कई तो बच्चे भी थे। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से बैथशेबा एक विच थी, क्योंकि उसके निगरानी में एक नन्हे बच्चे की डेथ हुई थी, जिसकी मौत की वजह काफी अजीब और भयानक थी। उस बच्चे के स्कल यानी खोपड़ी में एक बड़ी सुई गड़ी हुई पाई गई थी, जिसकी वजह से लोगों का ये मानना था कि डेविल को एक भेंट चढ़ाई गई है। कैरोलाइन का ये कहना था कि हर सुबह एग्जैक्टली 5:15 पर पूरे घर में सड़े हुए मीट की बदबू आनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ऐसे ही एक रात रॉजर पैरन का बेड हवा में उठ गया था और फिर अचानक नीचे गिरा। बस ये सब होने के बाद एड और लॉरेन वॉरेन को मदद के लिए कांटेक्ट किया। एड और लॉरेन ने वहां आकर तहकीकात शुरू की और फिर एक सीएन सेशन किया, जबकि रॉजर इस सब के सख्त खिलाफ था। सीएंस शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही कैरोलाइन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ चिल्लाने लगी। रॉजर को ये सब देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने एड को वो सीएंस रोक देने को कहा और फिर उसके मुंह पर एक पंच दे मारा, और ये वार्निंग देकर उनको वहां से निकाला कि अब कभी वहां वापस नहीं आना। लेकिन उस सीएंस सेशन के फौरन बाद ही उनके घर की हॉन्टिंग एकदम रुक गई थी। द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, अगस्त 1977, एनफील्ड, नॉर्थ लंदन। यहां पर एक ऐसा केस हुआ था जिससे ये पोल्टरगाइस्ट की एग्जिस्टेंस काफी हद तक प्रूफ हुई थी। पैगी हॉर्सन अपने बच्चों को सुलाकर बस कमरे से बाहर आई ही थी कि तभी जमीन पर बहुत जोर से कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी। जब वो वापस कमरे में गई तो वहां एक कुर्सी उल्टी पड़ी हुई थी और उनकी दोनों बेटियां डर के मारे अपने अपने ब्लैंकेट्स में घुसी हुई थी। दोनों ने यही कहा कि ये चेयर खुद ही हिली और फिर उल्टी हो गई। पैगी ने लाइट्स ऑन करी तो फिर से अचानक कुछ रगड़ने या घिसटने जैसी आवाज आई। देखा तो उनका ड्रेसर अपनी जगह से तकरीबन 18 इंच पैगी की तरफ खिसक कर आया। पैगी को ये समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो उसने ड्रेसर को वापस उसकी जगह पर धकेलना चाहा, पर वो 1 इंच भी नहीं हिला, जैसे कि कोई चीज उसको वहीं रोके खड़ी है। ये सब होने के बाद पैगी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया। उन्होंने भी वही सब देखा और वही आवाजें सुनी, जिसके फौरन बाद पैगी ने फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के सामने भी वही सब आवाजें और हरकतें हो रही थी। एक ऑफिसर की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने वहां स्क्रैचिंग और टैपिंग की आवाजें तो सुनी ही थी, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो चेयर उनकी आंखों के सामने ही तकरीबन 3 फीट खिसक कर एक तरफ मूव हुई थी। और उनका कहना था कि ये क्योंकि कोई क्राइम नहीं हुआ है यहाँ पे, तो वो इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक रात जब सब फैमिली मेंबर्स एक ही रूम में सो रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक से कमरे में कहीं से एक बूढ़े आदमी की आवाज आनी शुरू हो गई, जो कि उनकी 11 साल की बेटी के अंदर से आ रही थी, जबकि उसके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। इसके बाद पैगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मदद ले, तो उसने मीडिया को कांटेक्ट किया और जल्दी रिपोर्टर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की लाइन लग गई, जो कि फिर कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहे। उसी वक्त के आसपास कुछ फोटोज ऐसे भी सामने आए जिसमें उनकी एक बेटी अपने बेड के ऊपर हवा में तैरती नजर आ रही थी, और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और साइकिक मीडियम्स के सवालों के जवाब किसी तरह की आवाज से मिल रहे थे। गाय प्लेफेयर नाम के एक पैरा साइकोलॉजिस्ट ने भी इस घर में उस फैमिली के साथ काफी वक्त गुजारा,
और अपनी आंखों के सामने उन एक्टिविटीज को विटनेस भी किया। 1978 में एड और लोरेन वॉरेन को इस केस के बारे में पता लगा, तो वो दोनों फौरन लंदन पहुंच गए। वहां जाकर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनको वहां किसी इविल एंटिटी की प्रेजेंस का एहसास हुआ, और जेनेट के अंदर से जो बूढ़े आदमी की आवाजें आ रही थी, वो अपना नाम बिल विल्किंस बता रहा था, जो कि उसी घर में रहा था और उसकी मौत भी उसी घर में हुई थी। उसने अपनी मौत का रीजन ब्रेन हैमरेज बताया, जो कि उसको उसकी कुर्सी पर बैठे हुए हुआ था। फिर ये बात जब बिल के बेटे से कंफर्म करी तो उसने इस बात को बिल्कुल सही बताया। ये सब हैपनिंग्स तकरीबन 18 महीने तक चलती रहीं और इसके बाद खत्म हो गई। लेकिन इससे पैगी और उसके घर वालों की जिंदगियां काफी हद तक खराब हो चुकी थी। द स्नाडेकर केस। स्नाडेकर फैमिली वैसे तो न्यूयॉर्क में रहती थी, पर उनको ज्यादातर कनेक्टिकट ट्रैवल करना पड़ता था। कार्मन और एलन के बड़े बेटे को हॉटकिंस लिम्फोमा जैसी बीमारी हो गई थी और हॉस्पिटल कनेक्टिकट में था, तो उनका रेगुलर आना जाना लगा रहता था। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल के पास ही कोई घर किराए पर ले लिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने एक घर किराए पर लिया तो पूरी फैमिली बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद शिफ्ट होने के फौरन ही बाद एलन ने उस घर के बेसमेंट में रेनोवेशन शुरू कर दिया ताकि फिलिप का बेडरूम वहां बनाया जा सके। उस बेसमेंट में एलन को बहुत सा कबाड़ मिला और उसके साथ ही कुछ जंग लगे टूल्स और बहुत अजीब सी चीजें मिली, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी मिले जिनके बारे में वो ज्यादा जानता नहीं था। वो इक्विपमेंट एक पंप की तरह था जिसमें से कुछ ट्यूब्स बाहर निकल रहे थे। वो असल में एक एम्बाल्मिंग इक्विपमेंट था जिससे कि डेड बॉडीज स्टोर करने की मदद ली जाती थी। लेकिन एलन ने अपना काम जारी रखा। उस बेसमेंट के दो रूम्स में से एक रूम तो एम्बाल्मिंग के लिए इस्तेमाल हुआ करता होगा, जबकि दूसरे में कैस्केट्स यानी कॉफिन्स रखे जाते थे। ये सब जान के स्नेडेकर फैमिली को ये रियलाइज हुआ कि ये घर उनको इतने कम किराए पर क्यों मिल गया था। जी हाँ, वो घर एक जमाने में एक फ्यूनरल होम था, और फिलिप्स का बेडरूम उसी कैस्केट रूम को बनाया गया था जहाँ की कॉफिन्स रखे जाते थे। और इसके फौरन बाद ही उनको वहां आवाजें सुनाई देने लगी थी और कुछ काली शैडोज हमेशा इधर उधर आती जाती दिखती थी। एक बार तो फिलिप को अपने कमरे की दीवार से लगी डेड बॉडीज का ढेर दिखा, तो वो इतना डर गया कि उसने हॉस्पिटल में ही सोना शुरू कर दिया जहां पर उसका इलाज चल रहा था। फिलिप के पेरेंट्स को ये लगने लगा था कि उसके कैंसर के मेडिकेशंस की वजह से उसको हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि है नहीं। पर जल्दी ही वो सब चीजें और सब आवाजें सबको दिखाई और सुनाई देने लगी। और हाँ, जहां पर हजारों डेड बॉडीज रखी जा चुकी हों तो वहां ऐसा कुछ होना तो बनता है। इस सब के साथ ही एक बार एक घर में एक बहुत गंदी अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि सड़ी हुई मीट की बदबू आ रही हो। जब ये सब अनबियरेबल हो चला, तब असली स्पिरिट्स जो सिर्फ नजर आ रहे थे अब वायलेंट होने लगे थे। एक रात कार्मन को अपने कमरे में कुछ डार्क एंटिटी होने का अंदाजा हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद उसको किसी ने जैसे बहुत ठंडे हाथों से टच किया हो। वो बहुत डर गई और रूम से बाहर जाने लगी तो किसी आदमी की बहुत जोर से हंसने की आवाज आई। इसके कुछ वक्त के बाद कार्मन ने एक दिन अपनी आंखों से उन सो कॉल्ड स्पिरिट्स या कहा जाए घोस्ट को देख ही लिया। एक की काली आंखें और काले बाल थे, और दूसरे के सफेद बाल और सफेद आंखें थी। बस ये सब हो जाने के बाद ही फिर उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन और उनकी पूरी टीम स्नेडेकर फैमिली के साथ उनके ही घर में 9 हफ्तों तक रही और सब कुछ अपनी आंखों से देखा, जो कि स्नेडेकर फैमिली ने बयान किया था। उनकी टीम के कुछ लोगों को चांटे पड़े तो किसी को धक्का लगा, और एड और लॉरेन ने फिर उस घर की असली हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि उस फ्यूनरल होम में काम करने वाला एक मॉर्टिशियन नेक्रोफिलियक था।
और इसीलिए एड को ये फील हुआ कि ये उसी की इविल स्पिरिट है जिसका इस घर में वास है। अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए एड और लोरेन ने इस उस घर को क्लेंस किया, लेकिन उसके बाद स्नेडकर फैमिली ने वो घर छोड़ दिया था। उनके जाने के फौरन बाद ही एड और लोरेन वॉरन ने वहां पर हुए खतरनाक इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए ऑथर रे गार्डन को हायर किया। तो सब डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में रे गार्डन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इन अ डार्क प्लेस, द स्टोरी ऑफ अ ट्रू हॉन्टिंग। बाद में इस स्टोरी पर द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट नाम की एक मूवी भी बनाई गई थी जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो कि एड और लॉरेन वॉरन के काम को फेक बताती हैं, और जो आज तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके काम पे सवाल उठाया जाता है। उन्होंने अपने केसेस के बारे में तकरीबन 30 किताबें लिखी और उनमें से कुछ उन्हीं के केस पर पूरी कॉन्जूरिंग सीरीज के सब पार्ट्स बनाए गए हैं जो कि काफी भयानक और डरावने तो हैं ही, पर इस मूवी फ्रेंचाइजी की नेट वर्थ तकरीबन $2 बिलियन है। पर इस सब के बावजूद काफी लोग एड और लोरेन को फ्रॉड मानते हैं। पर अगर ऐसा है तो फिर सच क्या है? एड और लोरेन वॉरन की पहली मुलाकात एक मूवी थिएटर में हुई थी जबकि वो दोनों 16 साल के थे, और दोनों का पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट होने की वजह से फिर उनकी दोस्ती हो गई थी। एड के हिसाब से उसने अपना बचपन एक ऐसे घर में गुजारा था जो कि हॉन्टेड था, जबकि लॉरेन अपने आप को एक क्लेयरवॉयंट बताती थी जिसको फ्यूचर में होने वाली चीजें नजर आती थी। और फिर 19 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली थी। उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू एमिटीविल हॉरर केस की वजह से आया था। एमिटीविल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस वक्त वो एक पूरी टीम अपने साथ लेकर गए थे। हालांकि उस टीम को कुछ भी पक्का एविडेंस तो नहीं मिला था, सिवाय उनकी फैमिली में कुछ लोगों में से आती खतरनाक आवाजों के। इस केस के लिए एक चीज जो कि काफी मशहूर हुई थी वो उस छोटे बच्चे की स्पिरिट की फोटो थी जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर कैप्चर हुई थी जिसकी आंखें चमक रही थी। दरअसल वो फोटो उनमें से ही एक इन्वेस्टिगेटर की थी जिसकी आंखों आंखों पर लगे चश्मे पर फ्लैश पड़ने की वजह से उसकी आंखें चमकती हुई दिख रही थी। उस वक्त वो फोटो इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि लोगों ने उसको सही में किसी भूत की फोटो मान लिया था, और आज तक मानते आ रहे हैं। फिर यह भी कहा गया था कि उस फादर ने उस घर को ब्लेस किया था, तो उनके मुताबिक वहां कुछ ऐसा ईवल नहीं था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि लट्स फैमिली को जो अजीब पैरों के निशान बर्फ में बने दिखते थे उनके घर की तरफ आते हुए, वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस वक्त वहां बर्फ थी ही नहीं जिस टाइम का ये इवेंट है। तो एक्चुअल में एमिटीविल की स्टोरी एक बनाई हुई कहानी लगती है जो कि डेफियो फैमिली के लॉयर विलियम वेबर और लट्स फैमिली ने मिलकर अपने फायदे के लिए क्रिएट करी होगी। विलियम वेबर रोनाल्ड डेफियो के लिए एक इंसेनिटी वर्डिक्ट बनाना चाहता था ताकि वो अपने क्लाइंट को मेंटली अनस्टेबल प्रूफ करके उसे बचा ले। ऑथर जे एंसन के साथ बैठकर फिर इस कहानी को लिखा गया और लट्स फैमिली के साथ एक डील करके एमिटीविल हॉरर बुक पब्लिश करवाई गई जिसकी फिर लाखों कॉपीज बिकी, और उनके पास मूवीज के भी ऑफर्स आए। ऐसे ही एनाबेल डॉल के घर में भी कहा जाता है कि वो 1963 में सीबीएस चैनल पर आने वाले प्रोग्राम द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड में से लिया गया था जिसका नाम द लिविंग डॉल था। हो सकता है एनाबेल डॉल की कहानी उसी शो से ली गई हो क्योंकि इस एपिसोड में लड़की की मां का नाम भी एनाबेल था। नेक्स्ट केस कॉन्जरिंग मूवी नेक्स्ट केस कॉन्जरिंग मूवी वाला है। कहा जाता है कि 2013 में जब तक कॉन्जरिंग मूवी रिलीज हुई थी तो उस घर की असली मालिक नॉर्मा सटक्लिफ को लोगों ने खासा परेशान कर दिया था, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को स्यू भी कर दिया था। एक्चुअली लोग बिना परमिशन के उनके घर में घुस जाते थे, उनके घर के बैकयार्ड में आ जाते थे। तो जो हॉरर फैंस थे उस वक्त के,
वो दिन और रात उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के चक्कर में लगे रहते थे। तो कोई अपना कैमरा उनके विंडो पे रख देता था, या कोई वीडियो शूट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको परेशान कर रखा था। नॉर्मा ने इन सब के रहते एक वीडियो बनाया जिसमें उसने सबको असलियत से रूबरू कराया था। उसने बताया कि बैथशेबा शर्मन एक असली इंसान थी, पर ना तो वो उस घर में कभी रही और ना ही वो अपने बच्चों को मारने वाली कोई विश थी। वो एक नॉर्मल औरत थी जिसकी डेथ 73 साल की 73 साल की उम्र में हुई थी। नॉर्मा के हिसाब से उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको इतने सालों से कभी भी कुछ फील नहीं हुआ। तो फिर क्या तो फिर क्या ये पैरन फैमिली ने भी एड और लॉरेन वॉर्न के साथ कोई बुक की डील करी थी, और शायद इसीलिए वो सब भी अपनी स्टोरी को सच बताते हैं। ऐसी ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, और एड और लॉरेन वॉरेन के हर केस के साथ है। यानी कि कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 केस पे काम किया। 10,000 केस पे काम करने का मतलब है, अगर वो हर दिन भी एक केस पे काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि around it would take 27 years to work on 10,000 cases, अगर हर दिन एक केस पे काम किया जाए। कुछ स्टैट्स गलत हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज है, जिसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है, बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला वीडियो, और वो वीडियो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा, जिससे कि बाकी केसेस की कंट्रोवर्सीज है। तो ज्यादातर केसेस में यही हुआ कि एक केस डॉक्यूमेंट करने के लिए किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं बुलाया गया, एक हॉरर ऑथर को बुलाया जाता था, जो कि एक हॉरर बुक लिखता था फिर, जो कि बहुत ज्यादा बिकती थी, और फिर उस पर मूवीज बनती थी, जो कि आज तक कॉन्जरिंग की केस में भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो एड और लॉरेन वॉरेन के कुछ केसेस पे। आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। तो और इसी तरह से नेक्स्ट कुछ वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। तो गाइस कीप वॉचिंग, दिस इज फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय।